नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज एट द रेट पर भारत में वायसराय। आधुनिक भारत की श्रृंखला में यह वायसराय जो है एक पद है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा या रानी का दूत या प्रतिनिधि। तो भारत में इसकी जो शुरुआत होती है वह 1858 ईस्वी में होती है, जब भारत में वायसराय पद की शुरुआत होती है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है, जो तथ्य हैं, जो बीजारोपण है, वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जो नीति अपनाई थी, हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसी के तहत जो है साम्राज्य का विस्तार तो उसने किया, लेकिन भारतीयों के मन में गहरा असंतोष छोड़ दिया। और इसी असंतोष का परिणाम था कि भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, और इसी अंत के साथ भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हो जाता है। और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत के पहले वायसराय भी बने। तो यहाँ पर प्रश्न जब पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासन काल है 1856 से 1862 ईस्वी तक। और इस लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जो घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं थी बंगाल, जो अब तक में था, जहां के गवर्नर ही गवर्नर जनरल बनते थे, लेकिन यहां पर तो अब बातचीत बदल गई है, लॉर्ड कैनिंग की आ गई है और ये भारत के पहले वायसराय बन गए हैं। और इसके शासनकाल में जो घटनाएं घटित होती है या जो कार्य संपादित किए गए हैं, वो है मद्रास, मुंबई और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना। क्योंकि बंगाल में पहले ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गई थी 1774 ईस्वी में, लेकिन जो हाई कोर्ट की बात यदि करें तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई, वह जो है कैनिंग के शासनकाल में होता है। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसी कैनिंग के शासनकाल में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और देखें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसी के शासनकाल में आया, और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से आया। वो ईश्वरचंद विद्यासागर जो समाज सुधारक थे और जिसे भारत में आधुनिक बंगाली भाषा का जनक कहा जाता है, वही ईश्वरचंद विद्यासागर जो है समाज सुधार के क्षेत्र में एक जो अपना योगदान देते हैं, वह है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आता है। और लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वह 1861 ईस्वी में आता है, और इसी के आधार पर जो है भारत में दंड संहिता का प्रावधान किया गया। और 1857 का विद्रोह तो इसके शासनकाल में होता ही है, जो मैंने पहले ही बता दी है। और इसके बाद जो है आर्थिक क्षेत्र में यदि देखें तो अर्थव्यवस्था की बात यदि करें और धन जुटाने की बात करें, तो लॉर्ड कैनिंग ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो है इंग्लैंड से विल्सन नामक अर्थशास्त्री को बुलाया और कहा कि कैसे हम भारतीयों से पैसा जो है वसूल कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिन भारतीयों की आय 500 रुपये प्रतिवर्ष होगी, वार्षिक आय की बात इन्होंने की, तो उस आधार पर जो है इस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और ये इनकम टैक्स जो है 1% से लेकर के 2.5% तक होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एल्गिन प्रथम आता है, जिसका शासनकाल जो है 1862 से 1863 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में जो है जो घटनाएं घटित होती है, वह मुख्य रूप से बहावी जो है
आंदोलन है और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर अगला जो है वो है लॉरेंस, जिसका शासनकाल जो है 1864 से 1869 ईस्वी तक रहता है। और इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना या कहे कि संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आती है भारत और यूरोप के बीच में, वह है टेलीग्राफ सेवा। और भारत और यूरोप के बीच में जो है टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हो जाती है, वह 1865 ईस्वी में होती है। और इसके बाद हम चलते हैं मेयो के पास। मेयो एक महत्वपूर्ण वायसराय है जिसके शासनकाल में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसका दूरगामी प्रभाव भारत पर पड़ता है। और उस क्षेत्र में देखें तो हम लोग प्रति 10 वर्ष के बाद जो जनगणना देखते हैं, इस जनगणना की शुरुआत करने का श्रेय जिसे जाता है वह है लॉर्ड मेयो। 1872 ईस्वी में पहली बार मेयो ने यह प्रयास किया और सफल भी रहे। और उसके शासनकाल में जो है विकेंद्रीकरण यानी कि बंटवारे की बात भी होती है। वह किस पर? तो धन पर, वित्त विभाग पर। वित्त की बात यदि करें तो वित्त विभाग का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। और उसके बाद में यदि हम देखें तो कॉलेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने प्रयास किया और जो है जयपुर में मेयो कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और देखें तो कृषि विभाग जो है वह स्थापित किया। अब तक सम्मिलित रूप से यह कृषि विभाग था, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से जो है इस विभाग की स्थापना कर दी गई। तो ये थे मेयो के शासनकाल की घटना। अब देखते हैं नॉर्थ ब्रुक। और नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में क्या होता है कि कुका आंदोलन होता है। कुका आंदोलन जिसका संबंध पंजाब के क्षेत्र से है। और यदि देखें तो यह जो है कुका आंदोलन जो है पंजाब में सिख धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उसमें सुधार लाने का इन्होंने प्रयास किया। और इसी नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में ही एक और शिक्षा के क्षेत्र में जो है जुड़ाव होता है या कहे बदलाव होता है। मुस्लिम समाज जो शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए थे, इसमें सुधार लाने का प्रयास जो है किया सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने जो एंग्लो इंडियन स्कूल की बात यदि हम करें तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना उन्होंने की अलीगढ़ में, जो आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय है, तो इसकी स्थापना का श्रेय इसी नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में होता है। और उसके बाद हम यदि देखें तो आता है लीटन का काल। जो है ये बात हुई कि ब्रुक के समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। और यह मुस्लिम जगत में या मुस्लिम समाज में शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि मुसलमानों के बीच में शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की 1875 ईस्वी में। और आगे हम देखें तो ब्रुक के बाद लीटन आते हैं। और लीटन के समय में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। वो है कि इस लीटन को भी जो है शिक्षा से बड़ा प्रेम था, इसलिए साहित्य जगत में इस लीटन को जो है जाना जाता है ओवन मेरिडिथ के नाम से। तो एक प्रश्न यहां पूछा जाता है कि ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है लॉर्ड लीटन। और इसके काल में जो है रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। अभी तक जो मैंने बताया था वो था कि 1858 में विक्टोरिया को भारत में जो है शासन व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए जाना जाता था या जाना जाता है, क्योंकि 1858 में उन्होंने घोषणा की कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी जाती है और वहीं से भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। तो वो सिर्फ घोषणा थी शासन व्यवस्था के लिए, लेकिन अब जो है सीधा सीधा जो है 1877 में विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाता है। और इसी लीटन के काल में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में।
और इस एक्ट में जो है वह प्रतिबंधित किया जाता है कि क्षेत्रीय भाषाओं पर जो प्रेस में छपाई होती थी समाचार पत्रों की, चाहे वह दैनिक हो, पाक्षिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, तो उस पर जो है क्षेत्रीय भाषा में प्रतिबंध लगा दिया गया इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा, और यह 1878 में। और यह बात हुई लीटन के शासनकाल में। और लीटन के शासनकाल में क्या बात होती है कि सिविल सेवा की जो है उम्र सीमा घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। पहले सिविल सेवा में जो भाग लेते थे उम्मीदवार या जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन लीटन के काल में यह घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो आते हैं रिपन, जिसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इसका शासनकाल यदि देखें तो 1880 से 1884 ईस्वी तक है। और जो काम मेयो ने शुरू किया था, भारत में जनगणना की शुरुआत की थी, उसको नियमित बना दिया गया। नियमित रूप से शुरू करने का जो प्रयास किया वह रिपन ने किया। यानी कि भारत में नियमित जनगणना की यदि बात करें तो वह 1881 से शुरू होती है और जिसका श्रेय रिपन को जाता है। और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए जो है कानून की यदि बात करें तो प्रथम कारखाना अधिनियम यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री जो एक्ट है वह 1881 में आता है और उस समय भी शासनकाल रहता है रिपन का। अब देखिए कि लीटन के काल में क्या हुआ था कि ये जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, लाया गया था, जिसमें कि प्रतिबंध लगाया गया था क्षेत्रीय भाषा पर। लेकिन इस रिपन ने क्या किया कि प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 में, यानी जो प्रतिबंध था वह हटा दिया। और सबसे बड़ी बात जो रिपन के काल में होती है वह है स्थानीय स्वशासन। लोकल गवर्नमेंट की बात जो होती है उसके जन्मदाता रिपन है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता है वह रिपन है। और स्थानीय स्वशासन जो है यह विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता में भागीदारी की बात जो शुरू होती है वह रिपन के काल में होती है। और इसी रिपन के काल में जो है एक बिल आता है इल्बर्ट बिल, और यह बिल रिपन के लिए एक मुसीबत लाता है। क्यों? क्योंकि इस इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था कि भारत में जो मुकदमे सुने जाते हैं जजों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा, तो इस इल्बर्ट बिल के माध्यम से यह कहा गया कि अब भारत में जो है अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई जो है वह भारतीय जज करेंगे। और यहीं पर विवाद होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिपन अपने कार्यकाल के पहले ही जो है इस्तीफा दे देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो यह इल्बर्ट बिल की बात हुई। और उसके बाद देखते हैं कि एक आता है हंटर कमीशन। यह प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न यहां पर यह भी पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है? तो हंटर कमीशन का जो संबंध है वह है प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है। किसका? तो हंटर कमीशन का। और उसके बाद आते हैं डफरिन। और डफरिन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसी के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का रुख बदलकर रख दिया। लेकिन उस समय डफरिन ने कहा था कि यह जो है एक भारतीय जनता का जो है सूक्ष्म प्रतिनिधित्व है, यह डफरिन ने ही कहा था। और यह पूछा भी जाता है बार बार। और इसी डफरिन के काल में जो है एक टेनेंसी एक्ट आता है, और टेनेंसी एक्ट का संबंध जो है जमींदारी प्रथा से है। तो बंगाल में जो जमींदार होते थे वह अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा अनुसार जो रैयतों की जमीन है उसे हड़प लेते थे, उसे छीन लेते थे। लेकिन इस टेनेंसी एक्ट के द्वारा ये
प्रतिबंध लगा दिया गया कि जमींदार अपनी इच्छा से रैयतों की जमीन नहीं ले सकते हैं। और इसी डफरिन के काल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। अब आते हैं लैंसडाउन। तो लैंसडाउन के समय में बहुत बड़ी घटना तो नहीं होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना यह घटित होती है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है, जो सीमा का निर्धारण है वो होता है। तो लैंसडाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण होता है उसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा के उस पार अफगानिस्तान और इस पार भारत है। और इसके बाद आते हैं एल्गिन द्वितीय। और एल्गिन द्वितीय जो है, इसका एक कथन है कि भारत को तलवारों के बल पर जीता गया और भारत पर शासन भी तलवारों के बल पर ही करेंगे। और इसका कार्यकाल जो है 1894 से 1899 तक होता है। उसके बाद है करजन, एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय इतिहास में अच्छे अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि या बदनामी जो मिली तो वो है बंगाल का विभाजन। तो चलिए हम लोग चलते हैं करजन के बारे में, कौन कौन सी घटना घटित होती है।